बट आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म। तो जब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म का, तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। ये ऑर्गेनिक की तरह ही दो भागों में बटा हुआ है, 2D और 3D। 2D आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और 3D आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 2D आइसोमेरिज्म फिर आगे जाके भागों में, चार भागों में बटा हुआ है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट। तो आइए पहला वाला देखते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब होता है? जब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ मोड ऑफ लिंकेज अलग होता है। मोड ऑफ लिंकेज मतलब जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिस एटम से वो जुड़ा हुआ है, वो एटम ही अगर हम चेंज कर दें, अगर डोनर साइट ही अगर हम चेंज कर दें, तो एक नए तरह का कंपाउंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपाउंड में Fe इज कोऑर्डिनेटेड विथ Cn थ्रू C, कार्बन से कोऑर्डिनेटेड है। परंतु अगर मैं Cn को Nc कर दूं, तो अब ये N के थ्रू लिगेटेड है, मतलब डोनर साइट अब नाइट्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम रहा, बट एक जगह कार्बन से डोनेशन हो रही है और एक जगह नाइट्रोजन से डोनेशन हो रही है। तो इस तरह के आइसोमर को हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तभी मुमकिन है, कंडीशन क्या है इसकी, ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास एक एम्बिडेंट लिगेंड हो। एम्बिडेंट लिगेंड मतलब जो अपना लिगेटिंग साइट चेंज कर सके, जहां से डोनेशन कर रहा है वो चेंज कर सके, जैसे Cn, जैसे NO2, जैसे SCN। ये सिर्फ उन्हीं में मुमकिन है। तो नए तरह के लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में हमें कंपाउंड दिया होता है और ये पता करना होता है कि किस किस तरह का आइसोमर ये शो करेगा, किस किस तरह का आइसोमर ये शो करेगा। तो हमें ये देखना है सिर्फ एक चीज, अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको चेक करना है तो आपको देखना है क्या एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर एम्बिडेंट लिगेंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मेटल किससे कोऑर्डिनेटेड है, मेटल किस लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है। अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक M मेटल है, वो L लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है, और उसी में एक और कॉम्प्लेक्स है, मतलब कैटायन कॉम्प्लेक्स और एनायन कॉम्प्लेक्स, जिसमें M डैश मेटल L डैश लिगेंड से कोऑर्डिनेटेड है। अगर मैंने इसमें मेटल्स को स्वैप कर दिया, M डैश आगे आ गया, M बाद में आ गया, इसका मतलब है अब M डैश लिगेट है L से और M लिगेट है L डैश से। तो सेंट्रल मेटल को चेंज करने से ना तो सिर्फ एक नया कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ, तो ना ये सिर्फ नया कॉम्प्लेक्स बना, परंतु एक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहा, एक तरह का आइसोमेरिज्म हो गया। इसे आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन चेंज कर दिया। ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब आपके पास दो डब्बे हो, मतलब दो कॉम्प्लेक्स हो, कैटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन कॉम्प्लेक्स, मतलब कैटायन कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल करने के लिए एनायन कॉम्प्लेक्स हो। ये सिर्फ तभी मुमकिन है। तो इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, और इसमें ध्यान रखिएगा सिर्फ मेटल की पोजीशन चेंज होगी, लिगेंड चेंज नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल पर क्रोमियम यहां पर H2O के साथ लिगेटेड है, यहां पर कोबाल्ट Cn के साथ लिगेटेड है। परंतु अगर मैंने क्रोमियम को इधर कर दिया और कोबाल्ट को इधर कर दिया, तो अब क्रोमियम जो पहले H2O के साथ लिगेट था, अब वो Cn के साथ लिगेट हो गया। CO कोबाल्ट जो Cn के साथ लिगेट था, वो अब H2O के साथ लिगेट हो गया। इससे IUPAC नाम पर भी एक बड़ा फर्क पड़ा। हम जानते हैं कि कैटायन कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम नॉर्मल लिखे जाते हैं, और एनायन कॉम्प्लेक्स में मेटल के नाम के बाद एक सफिक्स लगता है, वो क्या होता है, 8। जैसे इस केस में ये हो गया क्रोमियम और ये था कोबाल्टेट, परंतु जब मैंने स्वैप कर दिया, अब ये कोबाल्ट हमारा कैटायन कॉम्प्लेक्स में आ गया, वो कोबाल्ट रहा, और क्रोमियम बन गया क्रोमेट, क्योंकि वो एनायन कॉम्प्लेक्स में चला गया। तीसरे तरह का आइसोमेरिज्म है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे बट आयोनाइज्ड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो। आयोनाइज्ड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो मतलब जब आयनाइजेशन किया जाए तो डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट होगा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। अगर हम देखें, when two complexes having same molecular formula but gives different ions, आयनाइजेशन होने पर, टूटने पर अलग आयन जनरेट करे। बच्चों हमको अच्छी तरह से पता है आयंस में कौन टूटता है, प्राइमरी वैलेंसी। जो डब्बे के बाहर होता है काउंटर आयन, डब्बे के अंदर वाला, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला लिगेंड होता है, वो नॉन आयनाइजेबल होता है, वो नहीं टूटता, वो कभी आयनाइज नहीं होता, वो नॉन आयनाइजेबल होता है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 5Cl और SO4, तो यहां पर हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं इसके आयनाइजेशन पे मुझे मिलेगा सल्फेट, क्योंकि सल्फेट यहां पर क्या है, सल्फेट बच्चों यहां पर काउंटर आयन की तरह ट्रीट कर रहा है, और क्लोरीन बॉक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, मतलब क्लोरीन कैसे ट्रीट कर रहा है, लिगेंड की तरह। परंतु अगर ये अपनी पोजीशंस को स्वैप कर ले, कौन कौन, काउंटर आयन बाहर जो है डब्बे के, और लिगेंड जो डब्बे के अंदर है। पर ध्यान रखना बेटा, स्वैपिंग तभी हो सकती है जब नेचर क्या हो, सेम।
मतलब बाहर का काउंटर आयन एनायन है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव अंदर आ रहा है तो वो नेगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो अंदर का एक नेगेटिव लिगेंड ही उसको स्वैप करना चाहिए। कंडीशन इसकी यही है कि देयर शुड बी अ नेगेटिव लिगेंड व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट द नेगेटिव काउंटर आयन। एक नेगेटिव काउंटर आयन बाहर से अंदर आ रहा है और वो एक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो एक अंदर वाला नेगेटिव लिगेंड ही बाहर जाएगा और वो अब काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा। फॉर से जैसे इधर SO4 अंदर आ गया तो SO4 जैसे पहले नाम में आएगा सल्फेट, अब इसके नाम में सल्फेट नहीं होगा, ये सल्फेटो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड है। पहले Cl बॉक्स के अंदर था तो उसका नाम था क्लोराइडो, अब वो बॉक्स के बाहर चला गया, क्लोराइड हो गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं यूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में कि जो भी अनायन होते हैं जिसके पीछे ई लगा होता है, वही अगर लिगेंड की तरह बिहेव करे तो उसके ई के सफिक्स को हटाकर क्या लगा दिया जाता है? ओ। इसका मतलब सल्फेट जब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो बन जाएगा सल्फेटो, क्लोराइड जब लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो बनेगा क्लोराइडो, जब बाहर होगा तो क्लोराइड। इससे क्या हुआ बेटा, जब इस आयनाइजेशन हुआ इसका तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक रहा और क्लोरीन अलग बन गया, क्लोरीन डब्बे के बाहर चला गया, क्लोराइड मिला। इसका मतलब इसमें फ्री कौन रहा? SO4, इसमें फ्री कौन रहा? Cl-। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं सीबीएसई में। सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई में ये पूछा जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स दे दिया गया और बताओ कि उसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे या नहीं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैंने नीचे लिखा है, क्या इसमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे? सवाल है, आंसर है नो। व्हाई? क्योंकि Cl बेटा अंदर आ सकता है, क्योंकि Cl एक नेगेटिव है और वो बाहर अभी एक एनायन की तरह बिहेव कर रहा है और अंदर आकर वो एक नेगेटिव लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, परंतु एट द सेम टाइम अमोनिया कांट बिहेव एज अ काउंटर आयन। व्हाई? बिकॉज अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड, वो एक एनायन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसका मतलब Cl NH3 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा यहां पर, और इस तरह से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। क्या यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? क्या इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? नहीं, क्योंकि इसमें एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। क्या इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो बॉक्स नहीं है, कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पहले तीन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। दूसरे तरह का सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया जाता है रैंडमली और पूछा जाता है कि इसके आयनाइजेशन आइसोमर का यूपीएससी नाम क्या है। तो उसमें हमें ध्यान रखना है उस कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं पूछा जा रहा, उसके आयनाइजेशन आइसोमर का नाम पूछा जा रहा है। तो पहले आपको आयनाइजेशन आइसोमर बनाना पड़ेगा, फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में कि ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछा गया कि एक एविडेंस दीजिए जिससे आप डिस्टिंग्विश कर पाए या शो कर पाए कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप जब भी क्लोरीन होगा, Cl होगा, तो सबसे इजी टेस्ट क्या है क्लोरीन का, जो आपने सॉल्ट एनालिसिस में भी कर रखा है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप अगर दोनों में AgNO3 डाल दीजिए, इसमें भी AgNO3 डाल दीजिए और इसमें भी AgNO3 डाल दीजिए, तो हमें पता है जिसमें फ्री Cl है बेटा, फ्री क्लोरीन कहां पे होगा? जो क्लोरीन बॉक्स के बाहर होगा। अगर क्लोरीन इधर बॉक्स के बाहर है, मतलब काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो आयनाइजेबल है, वो फ्री हो जाएगा और वो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जबकि ऊपर क्लोरीन फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्लोरीन बॉक्स के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वो नॉन आयनाइजेबल नेचर है, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। उस केस में नो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl। तो अगर एक में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, दूसरे में व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, तो आप बड़े फ्रीली कह सकते हैं कि सर एक में क्लोरीन फ्री है, एक में क्लोरीन फ्री नहीं है। एक में क्लोरीन फ्री है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरे में जिसमें वो फ्री नहीं है, वो काउंटर आयन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो उस केस में लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए तो वो नॉन आयनाइजेबल है, इसलिए तो फ्री क्लोरीन मिला नहीं, फ्री व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला। इसके बाद आते हैं बच्चों तीसरे तरह के, चौथे तरह के आइसोमेरिज्म में, और वो है हम लोगों का सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने अभी भी आपको कहा कि बाहर का एक काउंटर आयन, नेगेटिव काउंटर आयन अनायन, अंदर आकर लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है, परंतु एट द सेम टाइम अंदर का कोई लिगेंड बाहर तभी जा पाएगा जब वो बाहर अनायन की तरह बिहेव कर पाए। न्यूट्रल लिगेंड बाहर नहीं जा पाते, परंतु अगर वो न्यूट्रल लिगेंड वाटर है तो वो बाहर जा पाता है। तो अब सवाल आता है सर वो न्यूट्रल लिगेंड बाहर जाकर क्या करेगा? जैसे NH3 था, NH3 बाहर नहीं जा सकता, पर H2O है तो वो बाहर जा सकता है। सर H2O में ही ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि H2O बाहर जाकर काउंटर आयन या फिर एनायन की तरह बिहेव नहीं करेगा। H2O में एक और खास बात है,
वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ट्रीट हो सकता है। जैसे कि बच्चों इस तरह के कॉम्प्लेक्स में, इस तरह के एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, इस कॉम्प्लेक्स में हम देख पा रहे हैं 6H2O है, Cl है। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स की जगह CnH3 6 लिखता और Cl3 लिखता तो आप कहते नो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसका ना हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बनता ना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनता। परंतु वहीं पर अगर NH3 की जगह सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र किसको मिला हुआ है, वाटर की तरह, वाटर को, जो बाहर जा सकता है परंतु बाहर जाकर वो एट द सेम टाइम काउंटर आयन एनायन की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिहेव करेगा। तो यहां पर अगर H2O बाहर जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, इसके आयनाइजेशन में मुझे 3 क्लोरीन मिलेंगे, परंतु वही टाइम अगर मैं क्लोरीन को अंदर कर दूं और एक H2O को बाहर कर दूं तो यहां पर ये H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, और ये 5 H2O किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, लिगेंड की तरह। इसी तरह से एक और क्लोरीन अगर अंदर आ जाएगा तो यहां पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे, 2, और यहां पर कितने वाटर एज ए लिगेंड होंगे, 4। यहां पर 3 और 3 मैक्सिमम यही हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स को देखकर ये किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे ही वाटर आएगा आप आंख बंद करके एक बता देंगे, वाटर है तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। तो चारों आइसोमेरिज्म की एक बार कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। आइए, कंडीशंस का खेल है सारा। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब पॉसिबल होगा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक एम्बिडेंट लिगेंड होगा। एम्बिडेंट लिगेंड जो मोड ऑफ अटैचमेंट चेंज कर सकता है, सिर्फ आपको वो कंडीशन देखनी है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब करेगा, जब आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, कैटायन कॉम्प्लेक्स, एनायन कॉम्प्लेक्स, 2 सेंट्रल मेटल होंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब एक बाहर का एनायन एक नेगेटिव लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर पाए। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब आपके पास H2O होगा, आंख बंद करके आप कह देंगे वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप ये आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट 3D आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है।